गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज हम जो न्यू यूनिट शुरू करने वाले हैं दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज टोटली डिपेंड अपॉन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ा तभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अच्छे से रिकवर कर पाओगे। ओके, तो आप ये बात मान के चलना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द एप्लीकेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मीन्स जो मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बनते हैं दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हेल्प से ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाएंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनने से पहले आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मीन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है। तो बच्चे आपने +1 क्लास के अंदर एक ब्रीफ आइडिया लिया था कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए क्या कुछ रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्टली ध्यान रखना है आपने ध्यान रखना है जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वन ऑफ द एलिमेंट्स, वन ऑफ द मॉलिक्यूल, वन ऑफ द आयंस। मीन्स आपका एलिमेंट हो सकता है, एटम हो सकता है और आयंस हो सकता है, उसके पास लोन पेयर की प्रेजेंस होनी चाहिए। ओके, मीन्स वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी लियस बेस। लियस बेस का मतलब उस एलिमेंट के पास एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर की प्रेजेंस है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, तो वन फैक्टर वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एंड अनदर मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए जो नेक्स्ट कंडीशन जो रिक्वायर्ड है दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द एटम एंड वन ऑफ द आयंस शुड हैविंग द लियस एसिडिक नेचर। मीन्स एक एलिमेंट का लियस एसिडिक नेचर होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे लियस बेस और लियस एसिड है क्या। तो आप इन एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कर सकते हो। एक ऐसा मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है दैट इज द लियस बेस। ओके, और ऐसा मॉलिक्यूल और आयंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज द लियस एसिड। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला लियस बेस होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला लियस एसिडिक होगा। ओके, तो अब ध्यान देना है बच्चे कि जब ये वाला लोन पेयर यहाँ पे जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस फिगर के थ्रू भी आप देख सकते हो दिस इज द लियस बेस। मीन्स इसके पास यहाँ पे लोन पेयर हैं और इस बी के पास आप देखिए यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये वाले लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर दिए जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट किए जाते हैं तो यहाँ पे एक जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को ही हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नाम दे देते हैं। ओके, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे देते हैं। ओके, तो आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प से जो कंपाउंड बनने वाले हैं दीज आर दैट आर दी नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो अब आपने जो नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान देना है, यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि विच आर द लियस एसिड, विच आर द लियस बेस। ओके, तो इनके अंदर आप देख सकते हो बेटा H2O, CO, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ऑल ऑफ द आयंस having the lone pair so that these are known as a Lewis base and these molecules, these ions having the आप देख सकते हो कॉपर +2 आयरन +2 आयरन +3 AlF3। इन सभी एलिमेंट्स के पास, इन सभी मॉलिक्यूल्स और आयंस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ओके, इट मीन्स दीज कैन बी बिहेव एज अ लियस एसिड। तो यहाँ से इनसे लोन पेयर इन ऑर्बिटल्स के अंदर आ सकते हैं। ऑर्बिटल आने के बाद जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए यहाँ पे NH3 है जो आपका, इन्होंने लोन पेयर को डोनेट किया और कोबाल्ट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था। कोबाल्ट एक लियस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और एक यहाँ पे NH3 और CO के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग हुई और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग का जो कॉम्प्लेक्स बना इसको हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया। क्लियर? अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर भी आप देख सकते हो अच्छे से।
तो बच्चे यहाँ पे देखना है Fe के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इट मीन्स it behave as a coordination, it behave as a Lewis acid, and cyanide ion will be behave as a Lewis base because Cn negative having the lone pair. ओके, Cn नेगेटिव ने यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन दिए और आप देखोगे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग का एक कॉम्प्लेक्स बना, इस कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स को हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया। क्लियर? तो यहाँ पे जो कंप्लीट डिटेल आप पढ़ सकते हो। अब छोटी सी बात हम और करेंगे कि जो इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, उसको हमेशा ही हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। तो आप ऐसा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर भी देख सकते हो, Cn और Fe के अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग हुई उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी, जो कॉम्प्लेक्स, जो आयंस हमने इनक्लोज किए, उस कंप्लीट एंटिटी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे। ध्यान रखना है बेटा, जब सेंट्रल एटम और जो ये वाला लियस एसिड और लियस बेस की जो कंप्लीट बॉन्डिंग हो चुकी है, उसको हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम दिया, या फिर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम भी दे सकते हो इसको। ओके, अब इसके बाद ध्यान रखने वाली जो बातें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, प्लीज वेट। अब इस सिस्टम के ऊपर आपने कंप्लीटली फोकस करना है। तो आपने देखा इस कंप्लीट जो स्क्वायर ब्रैकेट की जो एंटिटी है, इसको हम बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे। ओके, अब जो आपने देखा लियस एसिड का काम कर रहा था, उसको हम सेंट्रल मेटल का नाम देंगे। और जो बच्चे लोन पेयर को डोनेट करते हैं, जो आयंस, जो एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल्स लोन पेयर को डोनेट करेंगे, उनको हम लिगेंड्स का नाम देंगे। ओके, इसके बाद आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट हो सकता है, और उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो भी आप आयंस का यूज करोगे, उनको आप कोऑर्डिनेशन आयंस का नाम, काउंटर आयंस का नाम दोगे। क्लियर? दिस कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, अब इसके अंदर बेटा कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्लीज़ आज ही आपने मेरे को कॉल करनी है। ओके, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट जो इनके टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।